नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा सरकार ने नया हेलीकॉप्टर खरीदा है। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हवन पूजन किया। आपको बता दें कि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तभी हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी मिली थी। हालांकि विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने 80 करोड़ का नया हेलीकॉप्टर खरीदा है। नए हेलीकॉप्टर की खरीद पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पुराने हेलीकॉप्टर में कुछ दिक्कतें आ रही थी और पुराना होने की वजह से सुरक्षा के नजरिए से भी ठीक नहीं था। ऐसे में पिछले कुछ समय से नया चॉपर खरीदने पर विचार किया जा रहा था। नए हेलीकॉप्टर में आधुनिक सुविधाएं और तकनीक शामिल है। ये न केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए बल्कि चिकित्सा, आपात स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भी उपयोगी होगा। हेलीकॉप्टर तेज, सुरक्षित और ईंधन कुशल है क्योंकि ये नवीनतम विमानन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। इसमें आरामदायक बैठने की व्यवस्था और अत्याधुनिक सुरक्षा विशेषताएं हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस अवसर को राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया है और आगे कहा कि यह हेलीकॉप्टर प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में उपयोगी होगा। हालांकि विपक्ष ने भी इस विकल्प पर सवाल उठाए हैं। कुछ अधिकारियों का मानना है कि ये पैसा हेलीकॉप्टर पर इतना खर्च करने के बजाय स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं पर खर्च किया जाना चाहिए था, जबकि सरकार का मानना है कि विपक्ष के दावे के बावजूद ये खर्च राज्य की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। कई दिनों से पहले लेनी चाहिए थी, कई दिनों के बाद ली गई क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आज मीटिंग है और आज पर्यावरण की भी मीटिंग आज ही लूँगा इसके बाद, क्योंकि पर्यावरण का थोड़ा सा हालात ठीक नहीं थे हमारे। तो जब जब मीटिंग का टाइम रखा तब तक सुप्रीम कोर्ट से उनका बुलावा आता गया, तो पहले कोर्ट में हाजिरी लगाई, तो आज दोनों डिपार्टमेंट की मीटिंग है। जो भी आगे हमने फॉरेस्ट के बारे में करना है, कितना ग्रीन हरियाणा बनाना है, कुछ एरिया बढ़ाना है, कितने पेड़ लगाने, महकमा कैसे चलाना है, एनओसी कैसे देनी है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की और वक्त अनुसार इनकी मीटिंग करते रहेंगे। जो जो डिपार्टमेंट में अच्छे काम है, जनता के हित के काम है, हरियाणा में हरियाली ज़्यादा बढ़े, उसके लिए सारे प्रोग्राम बनाए हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको धरातल पर दिखाई देंगे। नहीं, पिछले सालों में जो लगाए गए, मैंने अब ये कहा है कि हरियाणा में करोड़ों में पेड़ नहीं लगाए जाएंगे। देखिए, वो पुराना जो हेलीकॉप्टर है 15 साल पुराना हो गया था, तो डिपार्टमेंट के काफ़ी दिन से रिकमेंडेशन था कि इसे चेंज कर लिया जाए। तो पीछे कई महीने पहले इसका ऑर्डर दिया हुआ था, अब इसकी डिलीवरी मिली है, तो आज से इसका विधिवत इसकी जो है शुरुआत की गई है और नया हेलीकॉप्टर आज आपके सामने हरियाणा सरकार का है। आपने ये तो देखना पड़ेगा डिफरेंस, पुराना हेलीकॉप्टर भी सेल होगा और इसका क्या कितना डिफरेंस होगा एक बार देखकर हम लोग एक बार बता देंगे से कि क्या वो होगा। लेकिन एक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वो 15 साल पुराना हो गया था, तो रेगुलर रिकमेंडेशन 1 साल से चल रही थी कि इसे चेंज किया जाए। देखिए, निगम के चुनावों में किसी जगह पर नगर निगम में, किसी नगर पालिका में कोई कोर्ट केस है, कहीं अभी जो नया BCB BCA का बाइफरकेशन किया गया, उसके तहत भी नई संरचना करके जल्दी ही चुनाव कराने का काम किया जाएगा। 35 निगमों का और कमेटियों का चुनाव अभी पेंडिंग है, तो उसे तेजी से ये सब जो नई व्यवस्था हुई है इसे समायोजित करके उसे कराने का काम करें। सरकार के नए हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर विपक्ष सवाल तो उठा ही रहा है, वहीं सीएम सैनी ने खुद इसकी विशेषताएं बताई कि यह हेलीकॉप्टर न केवल उनके लिए है बल्कि प्रदेश में कभी आपातकाल जैसी स्थिति बनती है तब भी ये लोगों के काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में नवनिर्मित सूर्यनगर रेलवे डबल फाटक पर बने पुल का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में पूरी गति के साथ देश को आगे बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 14 और सूर्यनगर को जोड़ने वाले इस पुल पर 68 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत आई है।
हिसार को समर्पित इस पुल के बनने से लोगों को जाम से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन को सुगम और सरल करने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। प्रदेश में बनी तीसरी बार ये सरकार और तेज गति से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। और जो ये पुल है, ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है विकास को गति से करना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लगातार देश को पिछले 10 वर्षों में एक गति से आगे बढ़ाया है, दुनिया में मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है। आज मुझे खुशी है कि जो ये पुल सेक्टर 1 और सेक्टर 4 को जोड़ेगा, यहाँ पर बड़ा जाम लगता था और ये ओवरब्रिज जो बना है इसके ऊपर लगभग ये सूर्यनगर से और सेक्टर 4 और सेक्टर 1 तक जोड़ने वाला, इसके ऊपर 68 करोड़ 68 लाख रुपए का खर्चे से ये पुल बना है। ये आज हिसार के लोगों को समर्पित किया गया है। मैं इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनका जो रास्ता है सुगम और सरल होगा, जाम से बचेंगे, समय बचेगा, पैसा भी बचेगा। और हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के जीवन को सरल सुगम करने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। तीसरी बार की ये सरकार और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को एक समान रूप से विकास करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेगी। और वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के जाट महाविद्यालय में आयोजित सेठ छाजू राम को 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा और विधायक रणधीर पनघार, हांसी से विधायक विनोद भ्याना और सावित्री जिंदल भी मौजूद रहीं। उपस्थित लोगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जाट शिक्षण संस्थान के 100 साल पूरे होने पर और सेठ छाजूराम की 159वीं जयंती पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व काम किए हैं। प्रदेश की बेटियों के लिए 20 किलोमीटर की परिधि में कॉलेज खोले गए हैं। व्यक्ति और इस जाट शिक्षण संस्थान हिसार के हमारे सभी प्रोफेसर, सभी फैकल्टीज मेंबर, सभी हमारे स्टूडेंट्स, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मुझे एक गौरवशाली समारोह में आने का अवसर मिला है। गर्व की बात है कि जाट शिक्षण संस्था हिसार के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस आयोजन में चौधरी छज्जूराम जी की 159वीं जयंती को मनाना सोने पर सुहागे का काम कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं तो देता हूं, इसके साथ ही दानवीर सेठ छज्जूराम जी को मैं नमन करता हूं। उनके परिवार के यहाँ पर माननीय तीसरी पीढ़ी के सदस्य बैठे हैं, अरविंद चौधरी जी। हमारे हरियाणा की कहावत है कि दादा बोएगा पोता खाएगा, और दादा ने ये बीज बोया है, आज पोता भी हमारे बीच में यहाँ पर बैठा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। किसी भी संस्था के लिए गर्व की बात है। जैसे बताया गया कि 21 साल बाद कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ हमारे इस कॉलेज के अंदर पहुंचा है, और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये कहा, इन्होंने शायद स्वीकार किया, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस
कॉलेज से मेरा भी बचपन का नाता है, मैंने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है और जब यहाँ आया तो बचपन के दिन फिर से याद आए कि यहीं खेला करते थे, यहीं पढ़ा करते थे। और फतेहाबाद में भारतीय संविधान दिवस के मौके पर सेंट जोन इंटरनेशनल स्कूल भोटिया खेला के जो है विद्यार्थियों ने स्कूल वैन जागरूकता रैली निकाली, जहां रैली के माध्यम से नागरिकों को संविधान के दिए गए मूल अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया। वह इस मौके पर उपायुक्त मनदीप कौर ने विद्यार्थियों से हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में भी चर्चा की और उन्होंने बताया कि इस दौरान नागरिकों को बताया जाएगा कि संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ये प्रत्येक भारतीय नागरिक को कैसे मदद करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान में दिए गए कानूनों व प्रावधानों के पालने पर हमें आपसी शांति और समानता के साथ रहना चाहिए। जी 26 नवंबर इज कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो सीबीएसई की तरफ से देयर इज एन इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन कि आप सभी स्कूल्स में प्रीएम्बल को पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयरनेस दें। So we want our children to bring their learning out of their classrooms. It's very simple. I believe that if children learn in real life, practical way, they remember more than just theory. So it was a conversation in the class कि Constitution को किसने देखा है? How many of you have seen the Constitution? And surprisingly, nobody had seen. In the whole school, only one girl and one teacher had seen the Constitution document. So बच्चों ने decide किया we will do a project. The project name is हर घर संविधान. Everybody will have a copy of the Constitution. क्योंकि हमारी जो ब्यूटीफुल कंट्री है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट पे चलती है। दैट्स व्हाई वी आर स्टेबल, दैट्स व्हाई वी आर ग्रोइंग इन इकोनॉमी। और हरियाणा में 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे। ये आदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए हैं। वहीं हरियाणा के सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को आदेश दिए गए हैं। 1 दिसंबर से हरियाणा में जमीनी को लेकर रजिस्ट्री नए कलेक्टर की रेट के हिसाब से ही होगी। तो देखिए चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हरियाणा में नए कलेक्ट्रेट को लेकर रेट जो है लागू कर दी गई है। अब वो 1 दिसंबर से लागू होगा। इसके लिए तारीखों की देखिए ऐलान हो गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से ये आदेश जो है वो जारी किया गया। आप टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रही है ये लेटर, जहां पर देखिए 1 दिसंबर को जो नए कलेक्टर रेट है उसे लागू किया जाएगा। सभी को इस बात का इंतजार भी है। फिलहाल 1 दिसंबर से ये जो तारीख का ऐलान किया गया है ये 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को नया कलेक्टर रेट जो है वो जारी हो जाएगा। रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से ये आदेश जारी किया गया है और अब जो है नए कलेक्टर रेट 1 दिसंबर से लागू होने जा रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से ये बड़ा आदेश दिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे शहीद उधम सिंह के पोते सरदार हरदयाल सिंह ने कहा कि अभी तक शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें आतंकवादी समझा जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि शहीदों को शहीद का दर्जा देकर उन्हें भारत रत्न दिया जाए। सरदार हरदयाल सिंह ने कहा कि राजनीतिक दल शहीदों के परिजनों को राजनीति में नहीं आने देना चाहते और उन्होंने कहा कि उनके परिवार शहीदों की सोच और उनके कार्यों को घर घर तक ले जाएगा, उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करेगा। तो वही उन्होंने शहीद उधम सिंह का स्टेच्यू नई पार्लियामेंट में स्थापित किए जाने की मांग की और शहीद उधम सिंह एवं अन्य शहीदों को शहीद का दर्जा दिए जाने की भी मांग की। जो शहीद उधम सिंह की आखिरी निशानी जिंदा बची थी, उनकी चचेरी बहन आस्कोर ही जिंदा बची थी। शहीद उधम सिंह जब यतीम खाने से पहली बार सुनाम आए तो अपनी वो जिंदा बची बहन से मिले थे आस्कोर से, तो उनकी आखिरी निशानी चचेरी बहन ही जिंदा बची थी, जिसकी आगे हमारी चौथी पीढ़ी के हम वारिस हैं। और उधम सिंह जब भी आते थे अपनी बहन से मिलते थे, पुरानी बातें, परिवार कैसे बिछड़ा, कैसे एक दूसरे से बिछड़े, उसको याद करते थे। और एक दो सच्ची घटना ये है कि आस्कोर ने उधम सिंह को बोला कि मैं तेरी शादी कर देती हूँ, तो उधम सिंह बोला नहीं, मेरी तो शादी हो गई है, मेरी तो मौत से शादी होगी। और अपनी बहन को बोले कि मैं एक बहुत बड़ा काम करूँगा जो पूरी दुनिया देखेगी। देखो,
शहीदों के लिए जो राजनीति है वो अलग है। शहीदों के लिए कोई राजनीति है, सारे संगठन हैं जो शहीदों का सत्कार करते हैं समय समय पे। जैसे 1974 में उधम सिंह की हस्ती आई, उस समय पंजाब सरकार थी। उसके बाद सेंट्रल सरकार में जो बीजेपी की सरकार है उसमें भी जलियांवाला बाग की जो 100 साल शताब्दी मनाएगी। सो सरकारें सम्मान तो करती है, पर इन शहीदों को जो दर्जा है अभी तक वो नहीं मिला। जो उनको हमारे भारत रत्न का जो दर्जा या भारत रत्न मिलना चाहिए वो सभी सरकारें टाल मटोल कर रही है, और शहीदों का अभी तक किसी भी शहीद को दर्जा नहीं दिया। ये हमारी ओर से, चाहे कोई भी सरकार है, ये हमारी ओर से बहुत नमोशी है कि अभी इनको शहीदी का दर्जा नहीं मिला इन शहीदों को। इसमें सर जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जब भगत सिंह थे, उधम सिंह थे, और वही 19 नवंबर 2001 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तानी 3 आतंकवादियों को मारकर गिराने वाले जो है रतिया के पहले शहीद देवेंद्र सिंह का शहीदी समारोह है। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक रतिया के कई स्कूलों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर इसके बाद रतिया के शहीद देवेंद्र सिंह पार्क में शहीद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया जाता है। इसी को लेकर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने शहीद के नाम के स्लोगन लेकर यात्रा निकाली। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਰਤੀਏ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਤੀਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ रैली वगैरह भी कटी है रिक्शा। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਰਤੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਖਵਾੜਾ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹਟਾਓ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਬਚਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। बड़ा मान महसूस होता है जी, उन्होंने देश वास्ते अपनी जान दी है, उन्होंने याद किया जा रहा है, बहुत चंगी गल है। हर साल प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि और किस देश में जाऊंगा यही है जिमें उन्होंने अपने देश वास्ते जान दी है। कोई भी चंगा काम करते बच्चे पढ़ के कोई भी मतलब देश वास्ते कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, देश का नाम रोशन करो, देश वास्ते काम करो। लगातार ये 23वां शहीदी समागम मनाया जा रहा है, जिथे असी लगभग ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ खूनदान कैंप वगैरह है, इस तरह की असी और वही बारडा में दीनबंधु चौधरी छोटूराम की 143वीं जयंती चौधरी छोटूराम किसान भवन में खंड के विभिन्न संगठनों द्वारा मनाई गई। इस पर संबोधित करते हुए भाकियू जिला प्रधान हरपाल भांडपा ने कहा कि चौधरी छोटूराम ने अपनी लगन और अथक प्रयासों से गरीब मजदूर और किसानों के कल्याण हेतु अनेक कदम उठाए और उसी का परिणाम था कि किसानों और मजदूरों को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिल पाई थी। वहीं गरीब किसान सुदखोर महाजनों के चंगुल में पिसता जा रहा था, जहां पर आपको बता दें कि साहूकार गलत तरीके से रुपए लिख लेते थे और मनमाने तरीके से ब्याज पर ब्याज लगाया जाता था। चौधरी छोटूराम की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करते हुए शिक्षा प्रेरक संघ प्रदेशाध्यक्ष विनोद मांडी ने कहा कि चौधरी छोटूराम से आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। चौधरी छोटूराम ने किसान, मजदूर, व्यापारी का भला करने के साथ शिक्षा जगत में भी सुधार के लिए संघर्ष किया।
की जयंती मनाने के लिए हम भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारीगण इकट्ठे हुए और उनकी जयंती मनाई सर छोटू राम की। छोटू राम एक किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों के लिए जितना योगदान दिया, इतना योगदान शायद ही किसी ने दिया होगा। और छोटू राम जैसे हम ये चाहते हैं कि किसानों में जागृति आए। और भवानीखेड़ा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 107 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और 59 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि कंपनी का उद्देश्य है कि जो भी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक युवा हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार प्रदान किया जा सके। इससे पहले भी कंपनी ने अन्य शहरों में रोजगार मेला लगाकर रोजगार दिए हैं। इस मौके पर 107 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें से 59 युवाओं और 8 युवतियों को रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपे गए। तो भवानीखेड़ा से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर 107 युवाओं ने इसका रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 59 युवाओं को रोजगार मिला है। तो वहीं आपको बताते चले कि 8 युवतियों को भी रोजगार मिला है। देखिए, ये पहल हमेशा की जाती है और एक बार फिर से ये पहल की गई है, जहां कंपनी कहती है कि हमारा कर्तव्य है रोजगार देना, और रोजगार से जो है एक युवा जो है वो ज़रूर खुश होता हुआ नजर आता है। और देखिए, इसके लिए आप वानगी भी देखने को मिली, जहां रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां 107 रोजगार दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। बेसिकली जो मेला का हमारा पर्पज जो है, उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है, जैसे कई बच्चे हैं हमारे जो ITI हैं, +2 हैं, 10th हैं, 8th क्लास हैं और दूसरे ग्रेजुएट जो लड़के हैं। देखो, सरकार हर आदमी को तो रोज़गार नहीं दे सकती, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपार जो है प्रबल संभावनाओं से भरा हुआ है ये। लेकिन हमारे जो देहात के लोगों को उनको पता नहीं है, तो इसी सिलसिले में हमने ये 75वां जो रोजगार मेला आज भवानीखेड़ा के प्रांगण में जो है, हमारे साथी हैं, वकील साथी जो हैं, अक्षत साथी बैठे हैं, तो दूसरे और सभी लोगों ने मिलके इसको फलीभूत किया है जो है, ताकि ग्रामीण अंचल से निकली हुई प्रतिभाओं जो है उनको निखारा जा सके और प्राइवेट सेक्टर में विभिन्न कंपनीज में उनको चयनित कराया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।